और खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। बजट सत्र का दूसरा दिन, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम ने की चर्चा। अभिभाषण पर करीब 5 घंटे तक हुई चर्चा। विपक्ष को सरकार की आलोचना का अधिकार, सीएम आलोचना को स्वीकार करेंगे। सीएम किसान संगठनों ने मुद्दे उठाए हैं। हमने किसानों के हित में काम किया, मुख्यमंत्री का कहना। किसानों की समस्याओं पर जवाब देंगे सीएम। 28 फरवरी को सदन में वक्तव्य रखूंगा सीएम। बेरोजगारी का मुद्दा सदन में गूंजा। हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया, मुख्यमंत्री का कहना। कर्मचारियों को शोषण से बचाना सरकार का उद्देश्य। सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां अभिभाषण पर करीब 5 घंटे तक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री का कहना, विपक्ष की आलोचना को हम स्वीकार करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, 5 घंटे तक चर्चा चली। अभिभाषण पर करीब 5 घंटे हुई चर्चा। आलोचना को स्वीकार करेंगे सीएम। सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। से बड़ी खबर, जहां पर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की। साथ ही विपक्ष ने जो आरोप लगाए, मुख्यमंत्री का कहना कि विपक्ष जो भी कहना चाहता है उसे हम सुनेंगे और उसे स्वीकार करेंगे। बता दें कि सीएम का कहना, किसानों के पक्ष में काम कर रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर चंडीगढ़ में सीएम ने की चर्चा। बजट सत्र का हरियाणा में आज दूसरा दिन। बता दें, बजट सत्र कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की गई है। विधानसभा की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई है। सीएम ने चर्चा की है, सीएम मनोहर लाल ने चर्चा। 5 घंटे तक करीब ये चर्चा चली है। बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण पर यह चर्चा, जहां पर कई मुद्दों को लेकर के जो है चर्चा की गई। बेरोजगारी, किसानों के आंदोलन को लेकर के, साथ ही प्रदेश के हित को लेकर के ये चर्चा की गई है। बजट सत्र जो है हरियाणा में अभी चल रहा है और आज सत्र का दूसरा दिन था। बता दें कि सत्र जो है कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम ने की चर्चा। तकरीबन करीब 5 घंटे तक जो है ये चर्चा की गई है। चंडीगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्यपाल के अभिभाषण पर ये चर्चा, मुख्यमंत्री ने ये चर्चा की है। बता दें, हरियाणा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण पर यह चर्चा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चर्चा की और साथ ही बजट सत्र जो है आज सदन में उसकी कार्रवाई हुई। दूसरा दिन था आज बजट सत्र का। और बता दें कि बजट सत्र जो है वो कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। चंडीगढ़ से ये खबर, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सदन की कार्यवाही की ये तस्वीरें हैं। आज बजट सत्र का दूसरा दिन था। बजट सत्र के दूसरे दिन ये सदन में कार्रवाई हुई। विधानसभा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चर्चा की है। बता दें कि करीब 5 घंटे तक जो है ये चर्चा की गई है। बता दें कि एक सरकारी प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि अयोध्या में गत 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में आज इस गरिमामय सदन में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करना मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। श्री राम मंदिर की पुनः स्थापना से आज हर भारतवासी प्रफुल्लित और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हरियाणा के लोगों के साथ साथ यह गरिमामय सदन उन सब महानुभावों के प्रति आभार व्यक्त करता है
जिन्होंने मनसा वाचा कर्मणा इस अद्भुत उपलब्धि में योगदान दिया है। भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं और इस विशाल राष्ट्र की ऊर्जा के स्रोत हैं। वे हमारे लिए प्रेरणा भी हैं और मार्गदर्शक भी। ये सदैव महसूस करता है कि उनकी चर्चा करने भर से हमें श्री राम द्वारा स्थापित जन सेवा के उन उच्च आदर्शों का स्मरण हो जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जो होता है ये नंबर्स गेम होती है, और मैंने पहले भी कहा है कि नंबर्स गेम के अंदर जो है हमारे नंबर्स तो पूरे हैं नहीं, सब अपनी अपनी बात रखेंगे और उस बात के अंदर सारी बात हो जाएगी। उनको मौका मिलेगा अपनी बात रखने का, भी हमारे को मौका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि झज्जर में राज्य शिक्षक शिक्षा उन्नत अध्ययन संस्थान के नए भवन के लिए जमीन ली जा चुकी है और भवन का डिजाइन अगस्त 2023 में अप्रूव किया जा चुका है। इसका निर्माण लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सरकार की तरफ से 15 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि झज्जर में राज्य शिक्षक शिक्षा उन्नत अध्ययन संस्थान के नए भवन के लिए जमीन ली जा चुकी है और साथ ही भवन का डिजाइन अगस्त 2023 में अप्रूव किया जा चुका है। इसका निर्माण लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाएगा। साथ ही सीएम का कहना है कि 15 करोड़ रुपए की जो है राशि वो जारी की जा चुकी है। सदन को जानकारी दी और कहा कि राज्य शिक्षक शिक्षा उन्नत अध्ययन संस्थान पहले स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत था, फिर इस संस्थान को उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन ले लिया गया। तो कि ये संस्थान पहले स्कूल एजुकेशन में था, बाद में किन्हीं कारणों से जब लगा कि स्कूल एजुकेशन में संस्थान का होना ठीक नहीं है, इसको हायर एजुकेशन में किया गया। जमीन पहले नहीं ली गई थी, अब जो पीजी गवर्नमेंट कॉलेज झज्जर का है उसी के अंदर जमीन है और पैसे अभी इसका डिजाइन भी अप्रूव हो गया है। आर्किटेक्चर ने अभी 2023 अगस्त में अप्रूव किया है और इसके बाद इसको पीडब्ल्यूडी को आगे करने के लिए और हमने अलॉट कर दिया है। पीडब्ल्यूडी इसको बनाएगा। जो चीज 23 में शुरू हुई है, अब 24 तो फरवरी मार्च की अभी फरवरी, तो 4-5 महीने में इतना काम हो गया है। और मंत्री जी कह रहे हैं कि आश्वासन दे रहे हैं 15 करोड़ रुपया हमने भेज भी दिया है, वरना तो हर बार ये ऐसे लटक रहा था। 15 करोड़ रुपया भेजा है। इसके अंदर डिमांड उन लोगों की ये भी थी इसको शिफ्ट करके गुरुग्राम ले जाया जाए। हमने उसमें भी कहा कि वहां बनाएंगे तो अलग बनाएंगे, झज्जर का खत्म नहीं करेंगे, झज्जर का झज्जर में रहेगा। कुरुक्षेत्र में अलग से एक बनाया है, इसलिए इसका हम विस्तार कर रहे हैं। हमें भी पता है कि शिक्षक की बहुत जरूरत है। बीएड शिक्षक जो है उनकी यहाँ, हाँ, जहां तक इसकी मान्यता का विषय है, अगर कोई कमी रही होगी तो मान्यता दोबारा लेने में भी दिक्कत नहीं, दोबारा ली जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो जो इसमें करना आवश्यक है सब करें। वहीं भिवानी के विद्यानगर निवासी 82 साल के सूबेदार राजपाल कलकल ने 3 प्रतिस्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतकर के भिवानी और हरियाणा का नाम रोशन किया है। बता दें कि स्वर्ण पदक विजेता सूबेदार राजपाल कलकल 82 साल के हैं। उन्होंने इस आयु वर्ग की 400 मीटर, 800 मीटर और 1500 मीटर दौड़ में हिस्सा लेते हुए तीनों ही प्रतिस्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भिवानी पहुंचने पर पदक विजेता सूबेदार राजपाल कलकल का जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि मैं पहले भी कई राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुका हूं। खेलों की कोई उम्र सीमा नहीं होती। खेलों को अपना करके व्यक्ति तंदुरुस्त और बीमारियों से दूर रह सकता है। मैं 82 साल का हो चुका हूं। खेल अपनाने की वजह से मैं बीमारियों से दूर हूं। युवाओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वो नशे के चंगुल में ना फंसे, बल्कि खेलों में हिस्सा लेकर के स्वस्थ भारत का निर्माण करें। ये खबर भिवानी से आपको बता रहे, जहां पर पुणे में चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, जिसमें 82 साल के व्यक्ति ने जो है स्वर्ण पदक जीता है और भिवानी का नाम रोशन किया है। 400 मीटर, 800 मीटर सहित इन तमाम वर्ग में उन्होंने जीत हासिल की और स्वर्ण पदक जीता। देख सकते हैं कलकल व्यक्ति जो है उनके गले में ये तीनों मेडल, ये स्वर्ण पदक। पुणे में प्रतिस्पर्धा का जो है वो आयोजन किया गया था। राजपाल कलकल एक बुजुर्ग खिलाड़ी हैं
देख सकते हैं उन्होंने प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया था। प्रतिस्पर्धा का अभ्यास करते हुए ये तस्वीर आपको भिवानी से दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। राजपाल कलकल, एक बुजुर्ग व्यक्ति, बुजुर्ग खिलाड़ी का नाम, जिन्होंने प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल कर गोल्ड मेडल जीता है। तो हमारे राजपाल कलकल हैं, वो अभी नेशनल में गोल्ड मेडल लेके आए हैं 400 मीटर और 800 मीटर और 1500 मीटर, जिन्होंने हमारे भिवानी की शान बढ़ाई है। भिवानी नहीं, पूरे हरियाणा की शान बढ़ाई है। उन्हीं से प्रेरणा लेके हम खुद तैयारी कर रहे हैं कि हम भी हमारे देश के लिए मेडल लेके आए। उनसे हमें सीखने के लिए बहुत सी प्रेरणा मिलती है, जो कि हम उनको देख के भी, उनकी एज 80 प्लस होने के बावजूद भी अभी वो गोल्ड मेडल लेके आए हैं। मेरा नाम अर्पित है, मैं भानगढ़ से हूँ और भिवानी स्टेडियम में तैयारी करने के लिए आया हूँ। और हमारे साथ राजपाल कलकल जी हैं और ये 80 प्लस की एज होते हुए भी हरियाणा, इन्होंने भिवानी की शान बरकरार रखी है और ये अब गोल्ड मेडल लेके आए हैं। और हमें इनसे बहुत सी प्रेरणाएं मिलती हैं और हमें ये भी चाहेंगे कि हम भी इनकी तरह हमेशा आगे तरक्की करें और हम भी इनकी तरह गोल्ड मेडल लेके आए। राजपाल कलकल, एक्स सूबेदार। मैं आर्मी से 4 ऑफ सिंगल से एज ए फोरमैन रिटायर हुआ हूँ। मैं 1963 में इनरोल हुआ था। 28 साल अपनी सर्विस करके ने 1990 में मैं रिटायरमेंट हुआ था। उसके बाद मैंने घर आकर के कुछ काम किया। उसके बाद मैंने ये 70 की एज से किसी ने मेरे दोस्त ने प्रेरणा दी कि आपकी बहुत अच्छा चलते हो, अच्छा दौड़ते हो, आपको ये मास्टर्स एथलेटिक मीट्स होता है, उसमें जो है ना आपको गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट मिलते हैं। जहां पर मैराथन दौड़ में राजपाल कलकल, एक बुजुर्ग खिलाड़ी, ने हिस्सा लिया और साथ ही उन्होंने इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। बता दें कि 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर की ये चैंपियनशिप, जिसमें उन्होंने तीनों में गोल्ड मेडल जीत हासिल की है और गोल्ड मेडल जीता है। भिवानी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं उनके गले में तीनों गोल्ड मेडल भी जो हैं वो दिखा रहे हैं और साथ ही भारत का नाम रोशन करने पर उन्हें बेहद खुशी उन्होंने जताई है। राजपाल कलकल, एक बुजुर्ग खिलाड़ी, मैराथन चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर की जो चैंपियनशिप थी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत करके भारत का नाम रोशन किया है। बता दें कि ये पूरी जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन पुणे में किया गया था। साथ ही राजपाल कलकल के साथ जो अन्य युवा आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, उनका भी ये कहना था कि वे भी चाहते हैं कि वे इस चैंपियनशिप के लिए अभ्यास करें और इस चैंपियनशिप में हिस्सा लें और भारत का नाम रोशन करें। एक बुजुर्ग व्यक्ति युवाओं के लिए प्रेरणा बनते हुए 3 गोल्ड मेडल उन्होंने जीते हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में केवल प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर रजिस्ट्रियां हो, इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। पहले चरण में सोनीपत और करनाल जिले को लिया गया है। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में पहले शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र के साथ एक और श्रेणी अन्य क्षेत्र का भी जो है वो प्रावधान था। शहरी क्षेत्र में संपत्ति का रिकॉर्ड स्थानीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित विभाग के द्वारा करवाया जाना था, लेकिन अन्य क्षेत्र का प्रावधान होने से लूप होल दे दिया गया था। इस अन्य क्षेत्र के प्रावधान के कारण पहले कुछ लोग किसी न किसी तरीके से रजिस्ट्रियां करवा लिया करते थे, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने अब इस अन्य क्षेत्र के प्रावधान को खत्म कर दिया है, इसलिए कुछ लोगों को तकलीफ होने लगी है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी केवल संपत्ति की पहचान है, लेकिन मालिकियात का सबूत नहीं है कि वो उसका मालिक है या नहीं। बात ठीक है कि तहसीलों में रेवेन्यू रिकॉर्ड में
एक पहले प्रावधान था, बातें पूछी जाती कि एरिया अर्बन है या अर्बन एरिया से बाहर है यानी रूरल है, और एक उसमें प्रोविजन दे रखा था अदर एरिया। तो अगर तो रूरल है तो रूरल के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉर्ड में जाकर के उसको चेक किया जाएगा, अगर अर्बन है तो म्यूनिसिपैलिटी से चेक किया जाएगा। वो जो प्रावधान अदर एरिया का था वो क्यों डाला गया, कब डाला गया, बहुत पुराना चला आ रहा है। तो कुछ लोग जिनकी शिकायत ये कर रहे हैं अदर एरिया में डलवा करके तहसीलदारों को एक लूप होल दिया हुआ था। अब उस लूप होल के कारण से रास्ते सब चल रहे थे, कभी शिकायत उस टाइप की हमारे यानी हमारे विधायक महोदय ने कभी नहीं की। अब जब अदर एरिया का प्रोविजन हमने समाप्त कर दिया कि आइदर इट इज अर्बन और इट इज रूरल, अदर एरिया कोई है ही नहीं, तो वो सारी रजिस्ट्रियां होनी बंद हो गई। बंद होने के बाद वो तकलीफ तो वो बोल रही है कि पहले तो चलो कुछ ना कुछ कर करा के हम करा लेते थे, अब कर करा के कराने की भी स्थितियां खत्म हो गई हैं, रजिस्ट्रियां नहीं हो रही हैं, तो किसी कैसे रास्ता निकालो। वो रास्ता तो अब निकलेगा नहीं, वो तो रजिस्ट्रियां जो नहीं हो रही हैं, अरे वो बहुत समय से लिखा हुआ है, आज का नहीं है, लेकिन आज हमने बंद कर दिया। वो बंद करने के बाद अब तकलीफ शुरू हो गई कि रजिस्ट्री पहले कुछ ना कुछ तरीके से हो जाती थी, अब होनी बंद हो गई। मेरी बात सुन लो, वो होनी बंद हो गई। अब अगला सुझाव भी वो दे रहे हैं कि या तो शहरी क्षेत्र के अंदर प्रॉपर्टी आईडी से ही रजिस्टर हो जाए और उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में किला नंबर और वो नंबर ना पूछा जाए और इंतकाल की भी आवश्यकता न हो। मैं सदन की जानकारी के लिए बता रहा हूं कि इस लाइन पर हम चल पड़े हैं। उसके लिए हर एक शहर का एक लार्ज स्केल मैपिंग चल रही है हर एक प्रॉपर्टी आईडी के हिसाब से, ताकि रेवेन्यू रिकॉर्ड और मैपिंग के हिसाब से जमीन जिसकी आज है वो एक बार ऑथेंटिकेटेड हो जाए प्रॉपर्टी आईडी में, क्योंकि प्रॉपर्टी आईडी भी कोई जमीन की मलकियत का वो प्रूफ नहीं है, वो तो प्रॉपर्टी की पहचान है कि ये प्रॉपर्टी है, इसका ये नंबर है, प्रॉपर्टी की पहचान है वो मलकियत का प्रूफ नहीं है। मलकियत का प्रूफ तो वही होता है उसकी रजिस्ट्री। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जो हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का ढांचा इतना खोखला हो चुका है कि कभी भी इसका कोई भी कोना गिर सकता है। आजकल रोज खबरें आती रहती है कि कांग्रेस का कोई स्तंभ गिर गया है। कांग्रेस नेता कमलनाथ को लेकर पूछे गए सवालों पर उन्होंने कहा कि मेरा यही कहना है कि यह गिरे या न गिरे, लेकिन कांग्रेस का ढांचा इतना खोखला हो गया है कि कभी भी इसका कोई भी कोना गिर करके धराशायी हो सकता है। राहुल गांधी जी आजकल यात्राओं पे निकले हुए हैं। महात्मा गांधी जी ने भी बहुत यात्राएं की थी और मुझे लगता है कि इनके सिर पर महात्मा गांधी जी का हाथ हो गया है। और महात्मा गांधी ने एक बात और कही थी कि आज़ादी होने के बाद कांग्रेस को खत्म कर दो, तो ये महात्मा गांधी जी की बात को पूरा करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से कांग्रेस खत्म हो जाए। वो देखिए जो मंदिर ट्रस्ट की योजना थी उसके हिसाब से। वहीं सांसद बृजेंद्र सिंह ने हिसार में नलवा और आदमपुर के पड़ने वाली ग्राम पंचायतों को पानी के टैंकर वितरित किए। सांसद ने कहा कि खेल प्रतियोगिता में भाग लिया, पानी के टैंकर उकलाना, नलवा, आदमपुर के लोगों को वितरित किए। सांसद ने कहा जब ज्यादा लोग एकत्रित होते हैं हिंसा होना स्वाभाविक है। 4 दौर की वार्ता हुई है, ऐसे में किसानों और सरकार को बैठकर के हल निकालना चाहिए। जो गवर्नमेंट कॉलेज हिसार है उसमें प्रदेश स्तर का लड़के और लड़कियों का हैंडबॉल का 3 दिन का कंपटीशन है। उसका आज पहला दिन था, उसके इनॉग्रेशन के लिए उन्होंने मेरे को बुलाया था और मेरे को इस चीज़ की बड़ी खुशी थी कि जो आंदोलन की वजह से जो कुछ कठिनाई हैं उसके बावजूद भी वहाँ 23 टीमें अलग अलग प्रदेश के हिस्सों से आई हुई थी। कुछ टीमें जो उत्तरी हरियाणा है वहाँ से वो आने में असमर्थ रही, लेकिन बाकी 23 टीमें वहाँ आई। वहीं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के मुख्य प्रवक्ता जवाहर यादव ने प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी से विचार विमर्श करके प्रवक्ता एवं पैनलिस्टों के नामों की घोषणा कर दी है। बीजेपी प्रवक्ता के नामों की लिस्ट में पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी, विधु रावल, वीरेंद्र चौहान, कर्मवीर सैनी, वंदना पोपली, नेहा धवन, राजवीर रोहिल्ला, यशपाल बत्रा और बिजेंद्र नेहरा का नाम शामिल है। वहीं पैनलिस्टों के नाम की अगर बात करें तो पैनलिस्टों के नाम की लिस्ट में सांसद रामचंद्र जांगड़ा, सांसद सुनीता दुग्गल सहित कुल 20 नामों पर मुहर लगी है।
वहीं गुरुग्राम के लोग अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। कहने को तो यहां पर गगनचुंबी इमारतें हैं, लेकिन धरातल पर यहां लोग पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम के पटेल नगर की, जहां स्थानीय निवासियों के घर में सीवर का पानी आ रहा है। बता दें कि अधिकारियों को अवगत भी करवाया जा चुका है, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल रहा है। स्थानीय निवासियों की माने तो पीने का पानी ऐसा आ रहा है जैसे कि सीवरेज का पानी हो। पिछले 15 से 20 दिन में पूरे इलाके में सीवरेज जैसा पानी आ रहा है, जिसके चलते पूरे घर में बदबू हो जाती है। पानी पीने लायक तो क्या, हाथ धोने के लायक भी नहीं है। ऐसे में स्थानीय निवासी दुकानों से पानी खरीदने के लिए मजबूर हो गए हैं। हालांकि नगर निगम की टीम भी मौके पर पहुंची है, लेकिन सिर्फ सीवर की सफाई की जा रही है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि अधिकारी ये कहने में लगे हैं कि सीवर की लाइन पुरानी है, जिसके चलते परेशानी हो रही है। मेरा नाम सविता है। सविता जी कहाँ रहते हैं आप? पटेल नगर में। किस तरीके की समस्या आप समस्या सबसे ज्यादा तो पानी की और सीवर की है यहाँ पे। यहाँ से अच्छा तो गांव है, बहुत ही गंदा, समझ लो इतनी गंदगी। अपने देख लो, जैसे पाइप में पानी गंदा आ जाता है, बाल्टी में मांझ ले, पाइप को कौन मांझे? उसी पानी को हम फिर दोबारा भरते हैं, पीते हैं घर में। सीवर का पानी बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना, सीवर। मेरा नाम विष्णु टाटिया है और मैं पटेल नगर में गली नंबर 1 में रहता हूँ। और सर किस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा पीने के पानी की है। पीने का पानी जस्ट लाइक ऐसे आ रहा है, गटर का पानी आ रहा है। और पिछले 15-20 दिन तो प्योरली गटर का पानी आ रहा है। साफ पानी, इतना गंदा पानी है कि आदमी पूरे घर में बदबू हो जाती है, जैसे टॉयलेट की स्मेल पूरे घर में हो जाती है। ना उस पानी से हाथ धो सकते हो आप, ना कुछ पी सकते हो। तो पीने के लिए लोग अब 20 लीटर की बोतल लाने पे मजबूर हो गए। हरियाणा बुलेटिन देख रहे थे आप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।